Alright, so hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. So the topic which we are going to cover today is called Directive Principles of State Policy. तो आइए हम शुरुआत करते हैं डीपीएसपी के कुछ एक पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें डीपीएसपी में कही गई हैं, किस किस तरह की चीजें वहां पर दी। Okay, so let us move further and quickly read the first directive principle of the state policy. पहला डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 से डीपीएसपी की शुरुआत हो रही है। आर्टिकल 38 reads, the state will promote the welfare of people and will protect their social, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। अभी जो लंबा चौड़ा डिस्कशन हम पिछले कुछ मिनटों में कर रहे थे, क्या कि वेलफेयर स्टेट को बनाना है, हमें एक टोटलिटेरियन या ऑथोरिटेरियन स्टेट नहीं बनाना है, पुलिस स्टेट नहीं बनाना है, या जिस तरह के स्टेट के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हम एक लंबी लड़ाई लड़कर आए थे, है ना, गुलामी जिसको हम कह रहे थे, कॉलोनियल एरा जिसको हम कह रहे थे, जिसके अगेंस्ट हम लड़कर आ रहे थे, उस जैसा स्टेट हमें नहीं बनाना। हमें एक ऐसा स्टेट बनाना है जिसमें जनता खुश हो, या कम से कम हम कोशिश करें जनता को खुश रखने की, उनका कल्याण करने की, उनके हितों का ध्यान रखने की, उनके इंटरेस्ट को इंश्योर करने की। वो बात आर्टिकल 38 बिल्कुल पहला जो डीपीएसपी है वो लिख रहा है, द स्टेट विल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के कल्याण की बात करेगा, लोगों के हित की बात करेगा, लोगों के फायदे की बात करेगा स्टेट। ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी है। ठीक है, और इंश्योर करेगा उनके लिए क्या क्या चीजें, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स, समाज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिफरेंशिएशन ना हो, ऊंच नीच ना हो, सामाजिक रूप से सब बराबर रहें, महिला पुरुष। ठीक है, तमाम जातियां, तमाम धर्म, सबको एक बराबरी का दर्जा सामाजिक रूप से मिले। ठीक है, ये इंश्योर करेगा स्टेट। देन इकोनॉमिक जस्टिस या इकोनॉमिक राइट की स्टेट कोशिश करेगा कि गरीबी कम से कम हो, लोगों की गरीबी दूर कर सके। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं, हमारी कंट्री की जो रिसोर्सेज हैं, जो संपदाएं हैं, जो संसाधन हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो, सभी लोगों तक उनके बेनिफिट्स पहुंचे। जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो या अन्य रिसोर्सेज हो, उन सब का एक बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिल जाए, है ना। एक परिवार का मुखिया जैसे अपने सभी बच्चों को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करता है ना, कि भाई सभी को समान शिक्षा मिले, सभी को भरपेट भोजन मिले, वैसा स्टेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्टेट का रोल उस तरह का होना चाहिए कि आप 100 करोड़ या 130 करोड़ लोगों के परिवार के मुखिया है। द गवर्नमेंट इज द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ 130 करोड़ पीपल। सो सब लोग भूखे ना सोए, उनको हेल्थ अच्छी मिले, उनको शिक्षा मिले, एक्सेट्रा, ये सारा इंश्योर करना परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो कि सारी संपत्ति कुछ हाथों में रह जाए और बाकी पूरा स्टेट गरीब हो जाए। उससे जीडीपी वगैरह तो बहुत हाई हो जाएगा क्योंकि वो उसका फॉर्मूला अलग है, लेकिन पर कैपिटा इनकम शायद नहीं होगी उतनी, है ना, या एक्चुअली जो पर कैपिटा इनकम है वो लोगों के हाथ में नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक जस्टिस भी हमें इंश्योर करना है और पॉलिटिकल राइट्स भी इंश्योर करना है। हर किसी को वोटिंग का राइट मिले, हर किसी के पास ये राइट हो कि वो चुनाव लड़ सके, है ना।
ये सारी चीजें स्टेट को इंश्योर करनी है। ये बात कह रहा है कौन? आर्टिकल 38, बिल्कुल पहला पहला डीपीएसपी। ठीक है, कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो वेलफेयर ऑफ पीपल इंश्योर करे और उनकी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स इंश्योर करे। अगेन आपको याद आ रहा होगा प्रियम्बल में इन 3 तरह की जस्टिस बताई गई हैं, पीएससी, पॉलिटिकल, सोशियो और इकोनॉमिक। इन 3 जस्टिस की बात तो हमारा प्रियम्बल भी करता है, तो उसी चीज को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है आर्टिकल 38 में। ठीक है, ये था आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 एक बहुत ही जनरल सा प्रोविजन है, एक बड़ा जनरल सा प्रोविजन है जो सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो लोगों का वेलफेयर करे, और स्टेट की ये भी ड्यूटी है कि वो लोगों में सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स इंश्योर करे। ठीक है, ये है आर्टिकल 38। चलो ठीक है, तो आर्टिकल 38 एक जनरल प्रिंसिपल ले डाउन कर रहा है, या एक बहुत ही जनरलाइज सी बात कह रहा है, जो बेसिकली डीपीएसपी का एम या ऑब्जेक्टिव है। ये एम या ऑब्जेक्टिव है डीपीएसपी का कि क्या इंश्योर करने की वो कोशिश करता है। सो दैट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोटेक्टिंग देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये 3 चीजें इंश्योर करने की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत ही जनरलाइज सा प्रोविजन है। आर्टिकल 38 एक जनरल प्रिंसिपल ले डाउन कर रहा है ना, जो बार बार हमने वेलफेयर स्टेट की बात जो हम करते हैं वो बात आर्टिकल 38 कह रहा है। और अब जो बात आर्टिकल 38 कह रहा है वो आखिर होगी कैसे? कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं गवर्नमेंट के पास कि बस घिसा एक जीनी आया, क्या हुक्म है मेरे आका, आका ने कहा एक वेलफेयर स्टेट बना दो, उसने कहा जो हुक्म मेरे आका, और वेलफेयर स्टेट बन गया। या फिर एक जादुई छड़ी है कि वो घुमाई और सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स लोगों को मिल गए? ऐसा तो नहीं है। तो कैसे होगा? कुछ प्रिंसिपल स्टेट को फॉलो करने पड़ेंगे, राज्य को, गवर्नमेंट को कुछ तरह की बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। उनको यदि वो फॉलो नहीं करेगा तो ये वेलफेयर स्टेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। क्या वो प्रिंसिपल है? आइए देखते हैं। ऐसे कुछ जनरल प्रोविजंस या जनरल प्रिंसिपल की बात कहता है आर्टिकल 39। सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट। जब स्टेट कुछ नई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, ध्यान रखिएगा 2 बातों पर या 2 टर्म्स पर मैं बहुत बहुत फोकस कर रहा हूं। पहला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड दूसरा है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहला है पॉलिसी बनाना और दूसरा है उसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, एक बहुत अच्छी पॉलिसी यदि एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो वो बहुत बेकार है ना। इसीलिए दोनों कनेक्टेड होते हुए भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ड्यूरिंग भी ये प्रिंसिपल हमें हमें मतलब स्टेट को ध्यान में रखने हैं, और जब स्टेट उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा तब भी इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है। यानी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, बनाना और लागू कराना, दोनों पॉइंट पर ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो नंबर 1 ये कहता है, इसका क्लॉज 1 या ए मान लो, 39 का पॉइंट नंबर 1 कहता है द स्टेट विल वर्क टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। लाइवलीहुड, आजीविका। ठीक है, और सरल भाषा में कहें डेली ब्रेड कम से कम इंश्योर करने की कोशिश करो। आप सबको पिज्जा नहीं इंश्योर करा सकते या 56 भोग नहीं दिला सकते हो, स्टेट इतनी रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, लेकिन आदमी के लिए कम से कम 2 टाइम की, या 2 टाइम की ना सही तो कम से कम 1 टाइम की रोटी का बंदोबस्त करना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट को ये इंश्योर करना है कि आखिरी आदमी तक, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हाशिए पर पड़ा हुआ है, पंक्ति का आखिरी व्यक्ति, द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन,
उस तक कम से कम लाइवलीहुड आप दो, उसकी आजीविका चलती रहे। सबसे पहले रोटी, ठीक है, और हो सके तो कपड़ा और मकान की भी आप वो करिए, ठीक है। ये बात कह रहा है आर्टिकल 39 का पॉइंट नंबर 1। सबसे जरूरी क्या है, लोगों को भरपेट भोजन तो दिलाओ, कम से कम भोजन मिल नहीं पा रहा है उनको, और आप बात कर रहे हो फंडामेंटल राइट की, है ना। तो सब बेकार की बातें हैं। भूखे आदमी को रोटी दो, फंडामेंटल राइट्स का झुंझुना मत दो। ये कहीं ना कहीं इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। द स्टेट विल वर्क टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। लाइवलीहुड की बात कर रहा है, एक लेविश लाइफ देने की बात नहीं कर रहा कि हर आदमी के लिए एंटेला जितना बड़ा बड़ा बंगला स्टेट दे दे, या सबको एकदम जो है होटल ताज के फ्री कूपन्स दे दे के आप दोनों टाइम होटल ताज में खाना खाओगे साल भर तक। नहीं, बेसिक एमेनिटीज आप प्रोवाइड करोगे, बेसिक एमेनिटीज आप प्रोवाइड करोगे हर व्यक्ति के लिए। और यहाँ पर हर व्यक्ति का मतलब है बिल्कुल आखिरी पंक्ति का आदमी, लाइन में लगा हुआ आखिरी व्यक्ति, बिल्कुल मार्जिनलाइज, बिल्कुल हाशिए पर पड़ा, सबसे गरीब, सबसे कमजोर व्यक्ति जो होगा उसको भी आप लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये था ए। बी कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ material resources of the community for the common goods। कम्युनिटी की जो रिसोर्सेज हैं, एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो हवा, पानी, जंगल, ये किसी एक प्राइवेट के तो नहीं होते ना, ये तो सबके होते हैं ना। नदियों में बहता पानी तो सबका है ना, है ना। चलती हुई जो हवा है वो तो सबकी है ना। ये जो जंगल आसपास देख रहे हैं, यदि वो प्राइवेट जंगल नहीं है तो वो तो सबका है ना। उसमें लगे पेड़ जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो तो सबके हैं ना। तो ऐसी कम्युनिटी रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस टर्म पर, इक्वल नहीं लिखा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो शायद कहीं ये हो जाता है कि बराबर बराबर बांट दो, 5 रोटी है और 5 लोग हैं तो एक एक रोटी दे दो। नो, बट यहाँ पर लिखा हुआ इक्विटेबल, कि जिसकी जैसी जरूरत और जिसकी जैसी योग्यता, ठीक है, उसके हिसाब से। मान लीजिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, जनसंख्या भी ज्यादा है। गोवा एक छोटा सा स्टेट है, जनसंख्या कम है। बराबरी की बात आप करोगे तो गोवा और उत्तर प्रदेश को आपको बराबर बराबर देना पड़ेगा, है ना। लेकिन वहां पर बेटर क्या होगा कि वो बड़ा स्टेट है तो वहां थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए, गोवा थोड़ा छोटा स्टेट है तो उसको थोड़ा कम दे दिया जाए, मध्य प्रदेश भी थोड़ा बड़ा स्टेट है तो उसको ज्यादा दे दिया जाए, सिक्किम छोटा स्टेट है तो उसको कम दे दिया जाए। दिस इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आवश्यकता के अनुसार, एज पर द नीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप क्या, मटेरियल रिसोर्सेस, ठीक है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। ये सारे डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट के लिए, डायरेक्शंस हैं स्टेट के लिए कि किस तरह की वो पॉलिसी बनाएगी, या जब वो पॉलिसी बनाएगी तो कैसी बातों का ध्यान में रखेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसा जो है कुछ लोगों के हाथ में ना रह जाए। एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर कुनवों का, कुछ पर्टिकुलर लॉबीज का बस भला नहीं करना है आपको, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं एकदम, पता चला कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और उनको पैसा मिलता जा रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन गरीब की हालत वही हो जा रही है। इसको आपको रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। रोकने की कोशिश का मतलब ये है कि आप एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी करने की कोशिश करोगे, कम से कम एक बेसिक मिनिमम पे तो लोगों को मिले, है ना। जितनी ये लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, ये सब कैसे संभव है कि भाई हर आदमी के पास खाने रोटी होगी। अरे रोटी तब मिलेगी ना जब उसकी जेब में पैसा होगा। कम से कम इतना पैसा तो हो कि वो बेचारा
2 टाइम की या 1 टाइम की सूखी रोटी खा सके। वो कोई पेड़ पे से तो नहीं तोड़ी जा सकती रोटी, है ना। या एकदम कोई 4 सर वाले ब्रह्मा जी आएंगे और रोटी दे जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो उसके पास पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा कैसे आएगा? आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकोगे ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो बात कि क्या यूं कहे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के पॉइंट पर वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती, उतनी सिंपल होती नहीं है जितनी हमें देखने में या पढ़ने में प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ हाथों में जाने से रोकेगा। ठीक है, कि देश का सारा पैसा कुछ लोगों के पास हो ऐसा नहीं करने देगा, रोकेगा, है ना। किस तरह से रोकेगा? ठीक है, आप कमाओ पैसा, लेकिन हम आपसे टैक्स लेंगे, है ना। मैं आपको इसको एक इस तरह के एग्जाम्पल से देखूं, क्या स्टेट मिस्टर अंबानी को पैसा कमाने से रोक सकता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। कैसे रोकोगे आप? वो उनका राइट है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बेच रहे हैं कि लोग उसको खरीद रहे हैं, जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो पैसा कमा रहे हैं, हर साल बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, रोज पैसा कमाने। क्या स्टेट ये रोक सकता? नहीं रोक सकता। बट स्टेट इसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या तरीका अपनाता है? स्टेट मिस्टर अंबानी पर टैक्स इंपोज करेगा, है ना। कॉर्पोरेट टैक्स रिलायंस कंपनी पर लगेगा या जियो पर लगेगा। उस टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, उस टैक्स के पैसे को लगाया जाएगा बेनिफिट ऑफ पीपल के लिए, है ना। तो इस तरह से ये प्रिवेंशन किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह का, और यही स्टेट करने की कोशिश करेगा। ये कह रहा 39C एंड लास्टली 39D, नॉट लास्टली, सेकंड लास्टली, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, आदमी और औरत के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा। कुल मिलाकर जेंडर इक्वलिटी की बात ये कर रहा है, एक तरह की जेंडर इक्वलिटी की। ठीक है, या डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है। फर्ज कीजिए कि एक महिला आईएएस अधिकारी है, एक पुरुष आईएएस अधिकारी है, सेम बैच के हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं कर सकते आप कि महिला अधिकारी को 20,000 रुपए सैलरी दे दो और पुरुष अधिकारी को 40,000 रुपए सैलरी दे दो। When they are doing equal work, the salary shall also be equal। बस यही बात कह रहा है 39D, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता था पहले कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर पे नहीं मिला करती थी, या यूं कह लें कि आज भी ये चीज एब्सोल्युटली कम नहीं हुई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो अभी भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इवन ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कहीं कहीं ये देखने मिलती है। ठीक है, तो ये 39 कह रहा है कि स्टेट कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाए कि महिलाओं और पुरुषों को एक बराबरी का दर्जा मिले, तभी आर्टिकल 14 का कोई मतलब है, नहीं तो बेकार की बात है। ठीक है, ये कह रहा 39D। लास्टली 39E पर आ जाते हैं। टू एंश्योर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के लिए ये हेल्थ वगैरह की बात कर रहा है। बच्चे यदि हेल्दी होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ लिख पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, देश का भविष्य है। तो ये सरकार की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों के हेल्थ पर ध्यान दे, है ना। इसीलिए आप देखते होंगे पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान, कि भाई ये स्टेट की ड्यूटी है कि आपकी स्टेट में, आपके देश में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पोलियो से बचाओ। या आपकी ड्यूटी है कि उसको आप डिप्टीरिया से, हेपेटाइटिस से, टेटनस से, मीजल से, इन सब से बचाओ, इनके फ्री टीके उनको दो। या अभी आजकल आप देख रहे होंगे कोवैक्स और कोविन वगैरह जो कोविशील्ड वगैरह लग रही है ना। तो अब जो थर्ड वेव आ रही है, ऐसा कह रहे हैं कि अब वो चिल्ड्रन को ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। तो ये अगेन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने देश के बच्चों को प्रोटेक्ट करे, हेल्थ का डेवलपमेंट कराए, है ना। ये बात कह रहा है 39E। ठीक है, ये 4-5 ऐसे जनरल प्रिंसिपल आर्टिकल 39 में दिए हुए हैं। लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क,
और हेल्थ डेवलपमेंट की बातचीत कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39A की तरफ। तो बहुत ध्यान देने वाली बात, एक छोटी सी बात, इसमें और इसमें एक छोटा सा अंतर है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये अंतर नहीं है मतलब छिछोरा सा कि यहाँ पर स्मॉल ए है यहाँ पर बिगर ए है। ये ABCD जो है ना, इसी के वो है सब क्लासिफिकेशन है। बेसिकली ये जब कैपिटल ए वाला कोई भी प्रोविजन होता है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो किसी एक अमेंडमेंट से बाद में ऐड किया होगा। जो अभी आप देख पा रहे हो ना अपने स्क्रीन पर 39A कैपिटल ए वाला, देखिए एक एस्टरिस्क भी वहां पर लगाया हुआ है, मैंने दिख रहा है, स्टार मार्क किया है, और इस स्टार मार्क को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इस स्टार मार्क का मतलब ये है। तो यहां से आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई आर्टिकल इस तरह से लिखा हुआ है 39A, मतलब कैपिटल ए डैश लगाकर लिखा हुआ है, तो वो बाद में किसी अमेंडमेंट से ऐड हुआ होगा। जैसे 21A है ना, 86th अमेंडमेंट 2002 में वो ऐड हो रहा था, पहले नहीं था। सो 39A पहले नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया। और 39A और 39A में अंतर है ये वाला, ठीक है। ये जस्ट उसी के सब पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन ये एक डिस्टिंक्ट आर्टिकल आप मान लो, है ना। 38, 39, 39A ये 3 आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है, 1, 2, 3। और ये जितने आप देख पा रहे हो ये इसी का पार्ट है, 39 का ही पार्ट है ये जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए नहीं लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी। तो हम देखते हैं 39A क्या कह रहा है। 39A कह रहा है स्टेट विल प्रमोट इक्वल जस्टिस, समान न्याय देगा, एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, गरीब लोगों के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वकील की फीस अफोर्ड कर पाए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जस्टिस कैसे मिलेगी? एक गरीब आदमी जिसके पास वकील को पैसा देने के लिए नहीं है, जिसके पास इवन स्टाम्प का पैसा देने के लिए नहीं है, जिसके पास कोर्ट की जो फी होती है, फ्री में केस वेस नहीं लड़ सकते हो आप, कोर्ट में एक फीस जमा करनी पड़ती है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, टिकट्स का पैसा लगता है, बहुत बहुत सारे चीजों का पैसा लगता है। वो कहाँ से लाएगा? अब मान लीजिए किसी एक गरीब आदमी की थोड़ी सी जो जमीन थी जिस पर वो किसानी करता था वो हड़प ली गई, तो वो कैसे केस लड़ेगा? तो इसीलिए स्टेट की ड्यूटी है कि लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे, क्योंकि फ्री लीगल एड नहीं होगी तो ये जस्टिस फस्टिस की बात है, बकवास है ना। कोई जस्टिस नहीं मिलेगी यदि उनको फ्री लीगल एड नहीं प्रोवाइड करा रहे। ये बात 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। ऑनरेबल इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर उस समय पर। 42nd अमेंडमेंट को तो खैर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक अलग ही संविधान लिखना शुरू या लिख गया था 42nd अमेंडमेंट में, बिल्कुल बहुत सारी चीजें बदल दी गई थी, लेकिन फिर उसमें से बहुत सारी चीजें 42nd अमेंडमेंट की ठीक कर दी 44th अमेंडमेंट 1978 में। लेकिन बहुत सारे प्रोविजन आज भी एग्जिस्टिंग है 42nd अमेंडमेंट के, उन्हीं में से एक ये भी है, फ्री लीगल एड, है ना। अच्छा, आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को याद करो, हमने समझा था आर्टिकल 21 पढ़ते हुए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसमें एक पहला प्रिंसिपल था ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम यानी कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड, उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, उसके बाद ही पनिशमेंट मिलेगा। अब उसके पास वकील ही नहीं है तो कहां से उसको सुनवाई का अधिकार मिलेगा? कौन सुनेगा उसकी, कैसे सुनेगा उसकी? इसीलिए स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि भाई गरीब आदमी को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो, उसको विधिक सहायता लीगल हेल्प
प्रोवाइड करो आप गरीब आदमी को, तभी जाकर तो आप जस्टिस इंश्योर करा पाओगे। नहीं तो अमीर आदमी तो एक बढ़िया महंगे से महंगा लॉयर हायर कर लेगा। राम जेठमलानी साहब थे या पाली नारीमन साहब थे या सोनी सोहराब जी थे, ये सब कुछ बड़े लॉयर्स हैं, इनकी मिनट्स की फीस करोड़ों रुपए में होती है ना। तो फिर तो न्याय जो है, जस्टिस जो है, सिर्फ अमीर आदमी के लिए होकर रह जाएगा, गरीब आदमी के लिए काहे का न्याय। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम एक वेलफेयर स्टेट में उस आखिरी आदमी की भी बात करते हैं ना, लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन, सबसे गरीब, सबसे कमजोर, हाशिए पर पड़ा, मार्जिन पर पड़ा व्यक्ति जो है, उसकी भी हम बात करते हैं और उसके भी वेलफेयर को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, या यूं कह लें कि उसी के वेलफेयर का सोचकर पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं, या करना चाहिए। करते हैं या नहीं करते ये तो एक सेपरेट डिबेट है। करना चाहिए, आइडियली दैट शुड बी द वे, है ना। ये बात, ये सारे वे फॉरवर्ड बताता है हमारा ये पार्ट 4 डीपीएसपी में, बड़ी फिलोसॉफिकल और विजडम वाली बातें करता है। तो ये 39A है कि कह रहा है कि फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए स्टेट को। ये सब कोशिश करने के ही पॉइंट की बातें हैं, ठीक है, कि स्टेट शैल ट्राई कि इन सब चीजों को वो करा सके जो जो भी लिखी हुई है, ठीक है। 38, 39 और 39A। आर्टिकल 40 जो है वो कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत सिस्टम एंड प्रोवाइड सफिशिएंट पावर ऑफ वर्किंग एंड प्रमोट सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। स्वशासन को प्रमोट करें, विलेज पंचायत वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट करें, ठीक है। विलेज पंचायत, ये देखिए आर्टिकल 40 जो है वो ना एक गांधीयन डीपीएसपी था। कल मैंने आपको 3 तरह के डीपीएसपी बताए थे कि मेजरली 3 आइडियाज को एंश्राइन किया गया है डीपीएसपी में। पहला था गांधीयन, दूसरा वेस्टर्न लिबरल्स और तीसरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियाज थे। तो इन तीनों आइडियाज को इनकॉर्पोरेट डीपीएसपी में किया गया है। तो ये जो है आर्टिकल 40 जो है वो एक गांधीयन डीपीएसपी है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, ठीक है। असली भारत जो है वो गांव में बसता है और भारत तभी तरक्की कर सकता है जब भारत के गांव तरक्की करेंगे, ठीक है। इंडिया resides in villages and hence India will develop if villages are developed। तो इसीलिए महात्मा गांधी बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की, आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको पिरामिड और रिवर्स पिरामिड स्ट्रक्चर बताया था। ये रिवर्स पिरामिड स्ट्रक्चर यानी कि सेंट्रलाइज और पिरामिड स्ट्रक्चर यानी कि डिसेंट्रलाइज। आप देखो पावर नीचे तरफ ज्यादा है और ऊपर जाते जाते कम हो रहे हैं, ठीक है। या यूं कहें कि पावर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जबकि सेंट्रलाइज में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो वैसे तो हमारी कंट्री जो है वो एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी वाला नेशन है, हमने पढ़ा है वी आर अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो वैसे तो हमारी टेंडेंसी सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश करी गई। इनिशियली तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ ये डीपीएसपी के नाम पर था। फिर बाद में इसको एक पूरा अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट से एक शेड्यूल जुड़ा और विलेज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज या लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे दिया गया। उनके बारे में हम बाद में जाकर पढ़ेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे। 73rd और 74th अमेंडमेंट है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 है जो विलेज पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं। तो उसके लिए जो प्रोविजन रखा गया था वो आर्टिकल 40 में था, ठीक है। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी। आर्टिकल 40 कहता था कि भारत में विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, आर्टिकल 41 पर आ जाते हैं। आर्टिकल 41 कहता है स्टेट शैल सिक्योर विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट द राइट टू वर्क, right to education and government aid in case of unemployment, old age and sickness। ठीक है, जितनी स्टेट की हैसियत है, जितनी उसकी गुंजाइश है, जितनी उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, जितनी उसकी आर्थिक सक्षमता है, उसके हिसाब से, और देश में जितना विकास है, जितना डेवलपमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली स्टेट को इंश्योर करना चाहिए राइट टू वर्क, कि हर आदमी को काम मिले, राइट टू एजुकेशन, हर आदमी को शिक्षा मिले। अब मान लीजिए स्टेट के पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो सिर्फ प्राइमरी लेवल की एजुकेशन दे सकता है, तो उतनी दे दो। और ज्यादा रिसोर्सेज आ जाए तो आप सेकेंडरी लेवल की दे दो, और ज्यादा आ जाए तो आप हायर एजुकेशन भी दे देना, जैसा डेवलपमेंट आपके यहाँ पर हो, जैसी इकोनॉमिक कैपेसिटी हो। या फिर राइट टू वर्क, तो जिस जिस तरह का राइट टू वर्क आप प्रोवाइड कर सकते हो, मान लीजिए अभी MG नरेगा 100 डेज की वो मजदूरी प्रोवाइड कर सकता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट। आगे आपके पास और रिसोर्सेज आ जाए तो 200 डेज का कर दो, और ज्यादा आ जाए पूरे 365 डेज का कर दो, है ना। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस के केस में जितना आप गवर्नमेंट एड प्रोवाइड कर सकते हो, सरकारी मदद बेरोजगारी में, बुढ़ापे में और बीमारी के केस में करती है ना भाई गवर्नमेंट मदद अपनी हैसियत के हिसाब से, है ना। टीके वीके लगवाती है, अस्पतालों में थोड़ा कम पैसे देकर 10 रुपए 2 रुपए की पर्ची कटवा कर आप इलाज करवा सकते हो, एक्सेट्रा। तो जितनी गवर्नमेंट की हैसियत होगी उतना वो मेजर्स बनाएगी एजुकेशन में, राइट टू वर्क में और गवर्नमेंट एड में, इन तीनों केसेस में, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस के केस। ठीक है, ये था 41। आते हैं आर्टिकल 42 पर। 42 कहता है टू मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। ठीक है, ऐसी ह्यूमन कंडीशन और ऐसी जस्टिफाइड कंडीशन होनी चाहिए काम करने की। ऐसा ना हो जाए कि आप एकदम आग की भट्टी में उतार दो किसी आदमी को काम करने, है ना, वो जस्ट भी नहीं है और इनह्यूमन भी है ना। या फिर आप जहाँ काम कर रहे हो, और बिल्कुल बेसिक बात करें, वहां पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, वहां वॉशरूम नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं है, तो हवा पानी जैसी बेसिक चीजों के बिना तो आदमी नहीं रह सकता ना। तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो लोगों के लिए जस्ट और ह्यूमन कंडीशन दिलाए काम करने की। ठीक है, और मैच्योरिटी रिलीफ की यदि जो ये आपका पेंशन स्कीम और वो सारी चीजें रहती, उनकी भी कोशिश करें, तो स्टेट अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से कोशिश करती रहती है। ठीक है, स्टेट कैसे कराएगा भाई, कानून वानून बना कर कराएगा। ये सारी चीजें जो है हमने कल डिस्कस किया था कि अपने आप ये सब इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है कि कोई पॉलिसीज के लिए बनाई जाए, है ना। जैसे 41 आपने देखा, तो 41 में आपको MG नरेगा एक पॉलिसी है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की, है ना। तो एक पॉलिसी बनाई गई, स्टेट ने बनाई आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट करने। वैसे ही आर्टिकल 42 को इम्प्लीमेंट करने को बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है या बनाई होंगी। देन आर्टिकल 43 पर आते हैं। आर्टिकल 43 बात कर रहा है टू सिक्योर लिविंग वेजेस, a decent standard of life and to provide social and cultural opportunity for workers। ठीक है, लिविंग वेजेस यानी कि कम से कम इतनी मजदूरी, इतनी दिहाड़ी उन्हें दी जाए कि उनकी लिविंग एक्सपेंसेस निकल पाए। ठीक है, लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि बेसिक्स तो हो जाए, है ना, बेसिक पे, मिनिमम पे, है ना,
एक दिन की मजदूरी कितनी होनी चाहिए, इतने से कम नहीं दे सकते आप, इस अमाउंट से कम, वो कहलाती है लिविंग वेजेस, है ना। अब पता चला काम आप एकदम एक स्किल्ड आदमी का करा रहे हो, उसको वेजेस बहुत ही कम दे रहे हो, 5 रुपए 2 रुपए, ये नहीं कर सकते ना। इवन प्राइवेट लोग भी नहीं कर सकते, क्यों, एक मिनिमम फिक्स की है। मिनिमम वेजेस एक्ट का नाम आपने सुना होगा, पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, है ना। मिनिमम वेजेस एक्ट के भाई किसी भी काम के लिए एक मिनिमम कितना पैसा होता है जो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेट इंश्योर करता है कि एक लिविंग वेज कम से कम लोगों को मिले, इतना कि उनका जीवन यापन हो पाए, ठीक है। नहीं बंगला घोड़ा गाड़ी वो लोग ले पाए, लेकिन कम से कम बेसिक नीड्स जो है वो उनकी फुलफिल हो जाए, कम से कम इतना तो मिले, ठीक है। इसको दूसरे तरह से आप वैसे भी समझ सकते हैं, ये बेगार बेगार भी तो होता था पहले, कि कोई वेजेस ही नहीं दे रहे, है ना। बेगार में या फोर्स लेबर में कोई वेजेस नहीं दे रहे। अब मान लो 1 रुपया दे दो आप, कहने को तो वेजेस है, लेकिन वो किसी काम का, आज के जमाने में क्या आता है 1 रुपए का, कुछ भी नहीं, शायद टॉफी वॉफी आ जाएगी, गोली बिस्कुट कोई, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो 1 रुपए से लिविंग वेज लिविंग नहीं चल सकती, आपका जीवन यापन नहीं हो सकता। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सिक्योर करे लिविंग वेजेस कम से कम, ठीक है। और ये भी वो कोशिश करता है स्टेट कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सुधरे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी है, जो रहन सहन का तरीका है वो थोड़ा सुधरे, है ना। कब तक सिर्फ आप बेसिक्स पे टिके रहोगे, कब तक सिर्फ आप बेसिक्स पे ध्यान देते रहोगे, कभी तो इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। So again, this is the duty of a state to ensure the standard of life, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी सुधारे, एक डिसेंट स्टैंडर्ड कम से कम मिले, एक सम्मानजनक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, सम्मानजनक मानक जीवन मिले, ठीक है। ये स्टेट की ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप देखो, आर्टिकल 43, आर्टिकल 21 से कनेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का सीधा सीधा कनेक्शन आर्टिकल 21 से होता है ना, राइट टू लाइफ से। क्यों? क्योंकि हमने आर्टिकल 21 को पढ़ते हुए ये समझा था कि आर्टिकल 21 में जो लाइफ की डेफिनेशन है ना, इट इज नॉट जस्ट एग्जिस्टेंस, बट इट इज राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, एक डिसेंट लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए जीना है। तो वही बात ये कह रहा है। तो यहां से आप एक बात और थोड़ा सा समझो, एक कॉन्सेप्ट समझो, एक फिनोमिना समझो कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ हार्मनी में चलते हैं, एक बैलेंस जरूरी है, एक संतुलन जरूरी है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। मैंने एक साइकिल वाला एग्जांपल दिया था कल भी, या बार बार देता हूं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक ही चक्के के दो पहिए हैं, दोनों में बैलेंस बिगड़ा और पहिया आई एम सॉरी, वो साइकिल धड़ाम से गिरेगी। वो साइकिल क्या है? हमारा इंडियन स्टेट। हमारा इंडियन स्टेट तभी चल पाएगा या अच्छे से तभी चल पाएगा जब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में बैलेंस होगा, ठीक है। सो दिस इज आर्टिकल 43, जो बात कह रहा है कि कम से कम लिविंग वेजेस प्रोवाइड की जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सुधारने की कोशिश की जाए, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्कर्स दी जाए, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना सिर्फ खाना खा लिया हो गया, काम करते रहे, खाना खाया सो गए, उठे फिर काम कर। एक सोशल लाइफ भी होती है, क्योंकि हम इंसान हैं। बार बार आपने सुना होगा कि वी आर अ सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सोशलाइज करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, हम
इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने अपने एक्सप्रेशंस को, हम कल्चरली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना, त्योहारों के कारण, कभी मेले ठेले के कारण, कभी किसी और कारण, ऐसे कल्चरल टाइज होते हैं। तो ये भी एक ब्यूटी है कि सिर्फ ऐसा ना हो जाए ना कि दाल चावल सब्जी रोटी बस मिलती जा रही है, आप पशुओं जैसा जीवन जी रहे हो, उठो काम करो खाना खाओ सो जाओ, एंड सेम शेड्यूल। तो कल्चरल और सोशल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वर्कर्स को, ऐसी कोशिश स्टेट करेगा आर्टिकल 43 जी कह रहा है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 43A पर। तो कल मैंने आपको बताया था जब भी किसी आर्टिकल के आगे कैपिटल ए हो तो आप समझ जाइएगा तो वो किसी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो देखें आप यहाँ पर, अगेन दिस वाज एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। कल भी मैंने आपको एक इस तरह का अमेंडमेंट बताया था या इंसर्शन बताया था डीपीएसपी में, वो भी 42nd अमेंडमेंट में था, ये भी 42nd अमेंडमेंट में है। ठीक है, क्या था? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। वर्कर्स जो है, मजदूर जो है, जो लेबर क्लास जो है, वो भी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, वर्कर्स, लेबर्स, मजदूर, ठीक है, ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में, उसको चलाने में। ठीक है, मैनेजमेंट होता है ना किसी भी इंडस्ट्री का, मैनेजिंग डायरेक्टर फायरेक्टर होते हैं, सीएमओ और ये सारे सीईओ सीटीओ सीएफओ, ये सब चीजें होती हैं। तो एक पूरा मैनेजमेंट होता है जो पूरी इंडस्ट्री को चलाता है। तो ऐसी मैनेजमेंट में भी वर्कर्स का से होगा। इसको कहीं ना कहीं हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें। लेबर यूनियंस, लेबर यूनियंस होती है, मजदूरों का समूह, मजदूरों का संघ बन जाता है जो लेबर्स के राइट की बात करता है। किससे बात करता है? वो मैनेजमेंट से बात करता है कि भाई लेबर्स को ये तकलीफ है, ये उनकी डिमांड्स हैं, उनको कम वेजेस मिल रही है, ज्यादा मिलनी चाहिए, ये फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए। ये सारी बातें कौन मैनेजमेंट को बताता है? लेबर यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं। तो दैट लेबर यूनियन इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स, है ना। तो इस तरह से ये जो 43A का में दिया हुआ प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं लेबर यूनियन की बात कर रहा है। और आप देखिएगा काफी पुराना इतिहास है हमारा लेबर यूनियन एक्सेट्रा का। एन एम लोखंडे का नाम शायद आपको याद आ रहा होगा। ही वॉज द फर्स्ट एवर लेबर लीडर ऑफ इंडिया, कॉलोनियल इंडिया, जिन्होंने इंडिया में लेबर यूनियंस की शुरुआत की थी, लेबर लीडरशिप। या फिर आप रिवॉल्यूशनरी फेज जो था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का फेज 2 था आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन व्हिच स्टार्टेड इन इंडिया पोस्ट 1913 एरा। तब लेबर यूनियंस और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इस तरह की चीजें बढ़ने लगी थी ना। तो उसी को थोड़ा सा और एक लेजिटिमेट सी प्रोवाइड करने के लिए ऑनरेबल इंदिरा गांधी इस समय पर प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये ऐड कर दिया था डीपीएसपी में कि हाँ भाई लेबर यूनियंस जो है या पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स जो है वो इंडस्ट्री में होना चाहिए। ठीक है, वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि बार बार इस पर विवाद होने लग जाता है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न है, या उनके एजेंडा में ये चीज है, या अक्सर वो इसकी बातें करते रहते हैं। और अक्सर ये विवाद किसी ना किसी तरह से वापस जीवित हो उठता है। ठीक है, आर्टिकल 44 प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पूरी कंट्री में होनी चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं।
देखिए, दो तरह के लॉज होते हैं, आप इतना अभी तक जान चुके होंगे। एक होता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा होता है सिविल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल वो होता है जिसमें क्राइम्स की डेफिनेशन बताई जाती है और उन क्राइम का पनिशमेंट दिया हो जाता है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में हम बात करें, सो दैट इज क्रिमिनल लॉ। इसके अलावा जो बाकी जितनी चीजें होती हैं वो सब सिविल लॉ में आ जाती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, या कुछ खरीदने बेचने का लॉ है ना, ट्रांसफर करने का लॉ है। ठीक है, इवन जो पर्सनल लॉज है, शादी ब्याह से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, ये सारे भी सिविल लॉज में आ जाते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट वाले लॉज, मर्केंटाइल लॉज, ये सारे के सारे सिविल लॉज होते हैं। मजेदार बात जानते हैं आप क्या है, कि हमारी कंट्री में क्रिमिनल लॉ तो यूनिफॉर्म है। क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म है मतलब कि एक ही सिंगल लॉ है जो समान रूप से सब पर एप्लीकेबल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, महिला, पुरुष, किन्नर, बच्चे, बूढ़े, सब पर एक ही क्रिमिनल लॉ लगता है। ठीक है, इंडियन पीनल कोड आप मान लीजिए, इंडियन पीनल कोड प्राइमरी क्रिमिनल कोड है। ठीक है, उससे जुड़ा प्रोसीजर कहाँ पर दिया है, तो वो प्रोसीजर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC, वो भी सबके लिए कॉमन है। ठीक है, बट सिविल कोड जो है या सिविल लॉज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरी करते हैं, अलग अलग क्लास के लिए वो डिफरेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि हमारे यहाँ पर सिविल लॉज यूनिफॉर्म नहीं है, वो है हमारे रिलीजियस पर्सनल लॉज। प्रीवियसली जब हम ट्रिपल तलाक वाला इशू डिस्कस कर रहे थे, ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी कि हमारे जो कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि मैरिज यानी कि शादी, विवाह, जैसे कि डिवोर्स, तलाक या विवाह विच्छेद, जैसे कि सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, विरासत वगैरह से रिलेटेड चीजें, कि किसकी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद किसको जाएगी, है ना, बेटे को जाएगी, बेटा नहीं है तो पोते को जाएगी, वो नहीं है तो बेटी को चली जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब सक्सेशन में आता है ना। ये सारी चीजें गवर्न होती है रिलीजियस पर्सनल लॉ से। हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है ना। सिखों ने अपना एक आनंद मैरिज एक्ट बना लिया है। तो ऐसे सारे वो अलग अलग हैं, पर्सनल लॉज बहुत है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो एक डिमांड ये बार बार उठती है कि क्या इस देश में क्रिमिनल कोड जैसे ही, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जैसे ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाना चाहिए। इसके अपने अपने तर्क हैं लोगों के पास, इसके अपने अपने रीजंस हैं। मतलब बड़ा सिंपल एग्जांपल हम देकर देखें तो कई बार ये तर्क आता है कि भाई साहब, हिंदुओं में एक ही शादी करना अलाउड है, लेकिन मुस्लिम्स में 4 शादियां तक अलाउड है। ये नहीं होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में महिलाओं की शादी करने की उम्र 18 साल है, पुरुषों की शादी करने की उम्र 21 साल है। लेकिन जब आप ट्राइबल्स में जाते हो तो ट्राइबल्स के पास एक्सेप्शन है कि छोटी उम्र में भी वहां पर शादी हो सकती है ना। ये अलग अलग एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप अलग अलग देख पा रहे होंगे, है ना। या फिर डिवोर्स का तरीका हिंदुओं का डिफरेंट है, मुस्लिमों का डिफरेंट है, एक कॉमन कर, एक काफी विवाद फसाद उठता रहता है। मैंने आपको एक केस का नाम बताया था, शाहबानो वाला केस, तो अपनी अपनी कॉपी में ये नोट कर लो, शाहबानो वाले केस का नाम लिख लो। ये केस आप सभी का होमवर्क है। मैंने आपको बताया था शाहबानो के केस के बाद एक मेंटेनेंस का बेसिकली वो केस था। कोर्ट ने बोला कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस जैसी चीज का जिक्र नहीं था। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने बोला देना पड़ेगा। फिर कोर्ट के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया ऑनरेबल राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाकर, तो वो पूरा आप पढ़ के आओ। शाहबानो के केस के बाद ये मुद्दा काफी उठा। ठीक है, कहा गया कि साहब ऐसा कैसे, ये मेंटेनेंस वाली जो बात है, यदि एक
यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मेंटेनेंस मिलने लगेगा डिवोर्स के बाद। या फिर ट्रिपल तलाक का जो इविल प्रैक्टिस था, उस ट्रिपल तलाक के इविल प्रैक्टिस को भी क्वेश्चन किया गया था कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो शायद ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस हमारे यहाँ ना हो रही हो। ठीक है। और इसी की बात कहीं ना कहीं रिसेंटली जो हमने केस पढ़ा, which is popularly known as ट्रिपल तलाक केस, that is the सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017 का केस। हाँ, 2017 का केस। उस केस के बाद भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड फिर से उठने लगी। ठीक है, उसके बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड फिर से उठने लगी कि देश में जैसे क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है वैसे ही सिविल कोड भी यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए। और यही आर्टिकल लेकर आ जाते हैं लोग बात इसके फेवर में कि भाई ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। बट ध्यान रखिएगा ये बात, ये डीपीएसपी में लिखा है ना जी। डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है। ये तभी इंप्लीमेंट हो सकती है जब सरकार इनसे रिलेटेड कोई पॉलिसी बना दे, है ना। तो एक बड़ा लीगल डेवलपमेंट इसके लिए करना पड़ेगा, तब जाकर ये पॉसिबल होगा। आप मेरा पर्सनल व्यू पूछे कि क्या इस देश में सिविल कोड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सो माय आंसर इज नो। इसका सिंपल रीजन है कि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है, वहां पर कम से कम सिविल लॉ की यूनिफॉर्मिटी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है और थोड़ा सा बुरा भी है। फाइन।